एक गांव में मालती अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मालती का पति सुरेश दिव्यांग था और बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ते थे। मालती की बेटी दिव्या बचपन से ही हटीली और घमंडी किस्म की थी, पर उसका बेटा रंजीत बहुत ही निर्मल और दयालु स्वभाव का था। बड़े ही मुश्किल से मालती अपना घर चलाती थी। जैसे तैसे उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो खुद के पैरों में खड़ा हो सके। भले ही उसके बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हों, लेकिन उसका बेटा छोटा मोटा कोई काम कर ही लेता था, जिससे मालती को थोड़ी मदद मिलती थी। एक दिन ठंड के दिनों में, माँ, मुझे नई रज़ाइयाँ दिला दो ना, इसमें मुझे बहुत ठंड लगती है, जिसकी वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं होती। बेटा, इस महीने की सारी तनख्वाह तो घर के काम में खर्च हो गए। अब मैं तुम्हें ओहो माँ, तुम्हारा हमेशा का ये हो गया है। ना ना, सुनकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अब बकवास बंद करो। और फिर वो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ मालती रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। माँ, दीदी पागल है, वो आपके संघर्ष को नहीं समझ पा रही है। नहीं बेटा, वो ठीक ही तो कह रही है। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने बच्चों के लिए। नहीं मालती, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम सब पर बोझ हूँ। एक आदमी होकर अपने परिवार को नहीं पाल सकता मैं। दीदी, क्यों आप हमारे परिवार की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं? आपकी वजह से माँ और बाबू का कितना दिल दुखता है। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था, जहाँ पे दिव्या गई हुई थी। वहाँ अमृत भी आया था। अमृत शहर के सबसे बड़े होटल में मैनेजर था, हैंडसम भी था और यहाँ गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वहीं उसने दिव्या को देखा। वाह, हॉट। हाय, मेरा नाम अमृत है, शहर के सबसे बड़े होटल का मैनेजर हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तभी दिव्या की दोस्त बोलती है, ओ शहरी बाबू, ये कैसा तरीका हुआ किसी से भी दोस्ती करना भला? अरे तो चुप करना। अच्छा मैनेजर साहब, वैसे कितना कमा लेते हैं आप? अरे, आप तो पहली मुलाकात में ही मेरी सास बन गई। मजाक पात। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मेरा नाम दिव्या है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। हैंडसम तो है और पैसे वाला भी। इसको अपने जाल में फंसा लेती। प्यार का क्या, वो तो शादी के बाद हो ही जाना है। अमृत हर 2-3 दिन में दिव्या से मिलने उसके गांव आता था। यार दिव्या, तुमने अपने माता पिता या घर वालों के बारे में कभी कुछ बोला नहीं? हे भगवान, क्या करूं? अगर सच बोल दिया तो ये अमीर शहरी मुंडा कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं अमृत, आपने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो मेरी किस्मत है। मैंने बचपन में ही अपने पूरे परिवार को एक हादसे में खो दिया। मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, इसीलिए मैं बच गई, या फिर ये कह लो मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, इसीलिए मैं बच गई। बहुत बढ़िया। ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे मेरे धंधे के लिए। बाद में कोई झमेला भी नहीं होगा। दरअसल अमृत मैनेजर जरूर था, लेकिन उसके साथ वो एक और काम करता था। वो था जवान लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना और उन्हें बेचकर करोड़ों में पैसा कमाना। वो ये काम पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था और वो दिव्या के साथ भी यही करने वाला था। दिव्या, चलो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? दिव्या तो जैसे यही बात सुनने के लिए वहां बैठी थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। दूर खड़ा रंजीत ये सारी बात सुन रहा था। चलो दिव्या, अब मैं चलता हूँ। जब अगली बार आऊंगा तो मैं यहाँ से दुल्हन बनाकर लेके जाऊंगा। दीदी, क्या है ये सब? आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आपका परिवार नहीं है। दीदी, कौन है वो जिसके लिए आपने इतना घटिया झूठ बोला? रंजीत, तो मेरे मामले में दूर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, वैसे बता ही देती हूँ। वो तुम्हारा होने वाला जीजा है, बहुत अमीर है। तेरी बहन वहाँ राज करेगी। पिछले 10 दिनों से मेरे पीछे पागलों जैसा पड़ा हुआ है और आज मेरी झूठी कहानी सुनकर उसने अपने दिल की बात ही बोल दी। दीदी, सिर्फ 10 दिन? ना आप उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो, ना हम उस लड़के से कभी मिले हैं, और आपने हाँ कर दी। रंजीत, वैसे तो इसमें से जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे भी मैं अपने भिखारी खानदान को अपनी शादी में शामिल नहीं करने वाली, तो फिक्र मत कर। एक दिन रंजीत और उसका दोस्त गांव के गलियों से कहीं गुजर रहे थे। अरे भाई, 1 मिनट रुकना। ये तो वही अमृत है, पर ये यहाँ ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहा है? अरे लड़की 1 नंबर की है भाई, बिल्कुल वैसी जैसी फोटो में दिखाई थी तुम्हें। दिव्या नाम है उसका। घर द्वार माता पिता कुछ नहीं है उसका, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वैसे भी मैं उसे मिलने बुलाऊंगा, तब तुम लोग उसे उठा लेना और फिर उसके साथ जो मर्जी चाहे वो करो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे उस पटाखे के लिए 5 करोड़ चाहिए। मौसम, जल्दी से अपना फ़ोन दे। और वो अमृत की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। मौसम, मुझे ये तेरी फ़ोन थोड़ी देर के लिए चाहिए। मेरी दीदी की ज़िंदगी का सवाल है।
रंजीत भागता हुआ घर जाता है और अपनी दीदी को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। दिव्या बहुत तेज रोने लगती है। मुझे माफ कर दो आप सब लोग, मैं अमीर होने के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठती अभी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा दिल दुखाया है, इसलिए आज मैं इतने बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी और तुम्हारे ही अच्छे कर्मों की वजह से मैं आज बच गई। अब चुप हो जा बेटी, इतना मत रो, अब भूल जाओ उन सब बातों को, बुरा सपना जैसा था वो। ये कहानी है राजू की। राजू जब 1 साल का था तभी उसकी माँ मर गई थी। राजू के पिता नागार्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजू के लिए उन्होंने दूसरा विवाह किया था। राजू की सौतेली माँ तारा देवी शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों में ही उसके मन में लालच पलने लगा, क्योंकि राजू के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पूरे गांव के खेत खलियान कारखाने उन्हीं के थे। पूरा गांव उनका इज्जत करता था। तारा देवी ने कभी भी अपनी सच्चाई किसी के सामने लाने नहीं दी। तारा देवी गर्भवती हुई और फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। राजू तब लगभग 6 साल का हो गया था। उसके लिए उसकी माँ यानी तारा देवी ही सब कुछ थी। तारा की एक आवाज से राजू कहीं पर भी हो वो भागा भागा चला आता था। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि तारा बस उसके सामने ही अच्छा बनने का नाटक करती है, क्योंकि राजू के पिता नागार्जुन ने अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी थी, जो कि राजू को उसके 21वें जन्मदिन पर मिलने वाली थी। और तारा देवी उसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जिससे वो राजू को अपने पल्लू में बांधकर उसकी सारी संपत्ति हड़प सके। एक दिन राजू रोता हुआ घर आता है। अरे अरे क्या हुआ मेरे राजू को, क्यों रो रहा है तू? आज टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए बहुत मारा, मैं और स्कूल नहीं जाऊंगा। कौन है वो टीचर, जरा नाम तो बता, अभी उसकी खबर लेती हूँ। वैसे मेरे लल्ला, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों माँ? अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो बड़े होकर कमाऊंगा कैसे? तुझे कमाने की क्या जरूरत है बेटा, ये इतनी सारी जमीन खेत खलियान इन सब का मालिक तो तू ही है। अब तुम हरिहर काका को ही देख लो। हरिहर जी, आप कितने के पढ़े लिखे हैं? जी मैडम, ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन की है, फिर भी आप मेरे राजू के नौकर है। देखा बेटा, पढ़ाई लिखाई करेगा तो सिर्फ किसी के यहाँ नौकरी करेगा, और पढ़ाई नहीं करेगा तो मालिक बनकर राज करेगा। राजू खेलने आंगन में चला जाता है। तभी राजू के पिता नागार्जुन आते हैं। अरे राजू, तू स्कूल क्यों नहीं गया? नहीं पिताजी, माँ ने बोला है कि मैं तो मालिक हूँ, मुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नागार्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अंदर जाते हैं। और फिर तारा, क्या है ये? तुमने राजू को ये कौन सा पाठ पढ़ाया है? तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे को उल्टा पाठ पढ़ाते हुए? अब उसे बुलाओ और स्कूल जाने के लिए बोलो, क्योंकि तुमने उसके सर में जो भूत डाला है उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। वो तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं सुनेगा। जल्दी से बुलाओ उसे। तो मैंने कौन सा उसको उल्टा पाठ पढ़ाया है? आपने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। मेरे और मेरे बेटे अमर के बारे में तो एक बार भी आपने नहीं सोचा। ओह, तो तुम्हारी सुई संपत्ति में अटकी हुई है। मैं पिता होने के नाते हमेशा अपने राजू के लिए परेशान था कि उसकी सौतेली माँ कभी उसकी सगी माँ बन पाएगी भी या नहीं, और तुमने दिखा भी दिया कि तुम एक नागिन हो जो मेरे बच्चे को डस लोगी। नागार्जुन के इतना कहते ही तारा देवी ने गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। नागार्जुन तुरंत बेहोश हो गया। कुछ देर बाद तारा डॉक्टर के सामने नाटक करते हुए, डॉक्टर, इन्हें क्या हो गया है? सुबह तो अच्छे थे, अपने काम पर निकल गए थे, अचानक ये क्या हो गया है? तारा जी, ऐसा लगता है कि किसी ने इनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया है। जी जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोपहर को जब मैं खेत से वापस आ रहा था ना, तब मैंने देखा कि साले साहब के सर पे एक सूखा नारियल आकर गिरा और वो तुरंत बेहोश हो गए। मैंने जल्दी ही अपनी बहन को बुलाया। तारा देवी का भाई अशोक अपनी बहन को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बोलने लगा। देखिए तारा जी, इन्हें सर पे चोट जैसी भी लगी हो पर गहरी है, और इसकी वजह से ये और कभी भी चल फिर या बोल नहीं पाएंगे। क्या कहा डॉक्टर? ऐसा मत बोलिए, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। हाँ डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए, पैसों की कोई चिंता नहीं है, वो तो आप दे ही देंगे, लेकिन इनके चोट काफी गहरे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आई एम सॉरी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। तारा देवी नागार्जुन को खाने पीने में बहुत परेशान करती थी, जिसकी वजह से वो खूब कम दिनों में चल बसे। अब राजू 21 साल का हो गया था, लेकिन 21 साल के होने के बावजूद भी वो नादान था, पर बहुत ही साफ दिल का था। एक दिन वो एक लड़की के साथ मजाक करते करते अपनी हद भूल जाता है। उसके लिए तो वो एक मजाक ही था, लेकिन उस लड़की के गांव वालों ने इस हरकत की वजह से उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ए लड़की, माना कि तू शहर से आई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं तू ये गांव गलियों में छोरों के साथ चुम्मा चाटी करेगी। अरे तुम अगर हमारे गांव में रहोगी तो हमारी बेटियां भी खराब हो जाएगी, तुम्हें हमारे गांव से निकलना होगा। नहीं काकी, मैंने कोई गलती नहीं की है,
मुझे सच में नहीं पता है कि वो लड़के कौन थे। तुम जैसे चालू लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा काम ही है अमीर लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प लेना। मुझे सच में नहीं पता है कि वो कौन है काकी, मेरा यकीन करो। चुप कर लड़की, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उस लड़के से शादी कर, वरना तुम्हें और तुम्हारे पिता को मुंह में काला लगाकर गधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाएंगे। ए लड़की, तुमने एक बच्चे के हाथों खबर देखकर क्यों बुलवाया है मुझे? लड़की नहीं, रचना नाम है मेरा, जिसकी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे अरे, मैंने क्या किया? ओहो, तो तुम कल की बात कर रहे हो शायद। अरे वो तो एक मजाक था, भूल जाओ। मजाक था तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो तुमने मेरा और मेरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। गांव वाले हमें गांव में रहने नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने दो विकल्प रखती हूँ, या तो मुझसे अभी शादी करो, नहीं तो ये जहर पिला दो। राजू कुछ देर मौन रहा और फिर बोला, देखो लड़की, मेरा मतलब है रचना, मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत मानता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनकी इजाज़त के बिना सांस भी नहीं लेता। मैं घर जाकर उन्हें पूछूंगा, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं तुरंत आकर तुमसे शादी करूंगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तुम ये जहर पी लेना, तुम्हारे मौत का दुख मुझे बहुत होगा, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तभी राजू का दोस्त बोलता है, राजू, तो इतना बुरा कब से हो गया रे? तेरे सामने एक लड़की अपनी जान दे देगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? गलती हमसे हुई है, हमारी गलती की सजा रचना क्यों भोगी? तो अभी इसके मांग में सिंदूर दे और इसे शादी कर। पर बिरजू, माँ, देख राजू, तुम्हारा माँ का दिल बहुत बड़ा है, तू उन्हें अच्छे से जानता है। अगर तू उन्हें सारी कहानी बताएगा तो वो नाराज नहीं होगी। तू एकदम सही कह रहा है बिरजू। और राजू ने उसी मंदिर में रचना से शादी कर ली। इधर तारा देवी राजू के लिए एक पागल लड़की के साथ रिश्ता पक्का कर रही थी, क्योंकि राजू को तो हिसाब किताब नहीं आता था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो, इसलिए उसने एक पागल लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। और फिर उसी शाम, राम 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 भांजे, तूने ये क्या किया? तुम्हारी माँ की इज्जत पानी में मिला दिया तूने। तौबा तौबा, एक बार भी तूने उसके बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रिश्ता पक्का किया हुआ है और तू ये पता नहीं कौन सी खानदान की लड़की को इस घर में ले आया है। ओहो जीत, चुप हो जाओ। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उस लड़की के पिता को मना कर दो। मेरे राजू की पसंद ही मेरी पसंद है। आ मेरी बेटी, घर के अंदर आ। तारा इसीलिए नाटक कर रही थी ताकि वो रचना को भी अपने काबू में कर पाए, लेकिन तारा शायद ये नहीं जानती थी कि रचना अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बहुत बुरी थी। रचना उड़ते हुए परिंदों की पर गिनने वालों में से थी। उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि तारा किस तरह की महिला थी। उसने राजू को समझाने की कोशिश की, पर वो सब बेकार था। उल्टा वो रचना पर ही गुस्सा हो जाता था। एक दिन, अरे बहना, अगर तूने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये रचना उस राजू को तुम्हारे पल्लू से झड़कर अपने पल्लू में बांध लेगी। आप ठीक कहते हो जी। अब नागार्जुन जी की सारी संपत्ति उस राजू के नाम पर है, और अगर उसने रचना के नाम संपत्ति कर दी तो हम तो मूंग दलते फिरेंगे। सही कहती हो उर्मिला, मुझे जल्दी से राजू को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राजू नहीं हटेगा तब तक मेरे देव को संपत्ति नहीं मिलेगी। मैंने वकील से भी बात कर ली है, वकील अभी आता ही होगा। आज ही सारा काम निपटा दूंगी। तभी वकील आता है। तारा जी, मैं यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने आया था। दरअसल आपके पति नागार्जुन ने ये सारी जमीन राजू के नाम तो की है, लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज भी लिखवाई थी कि अगर किसी कारणवश भविष्य में राजू किसी भी कोर्ट के कागजात पर दस्तखत करता है तो ये सारी जमीन ट्रस्ट को चली जाएगी। इसका मतलब तारा जी कि अगर राजू चाहे तब भी ये जमीन नहीं बेच सकता। क्या कहा? ये मेरा पति था या दुश्मन? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? जी तारा जी, इसका तो एक ही उपाय है। अगर राजू इन जमीन जायदादों को अपनी पत्नी के नाम करता है और उसकी पत्नी अगर आपको दस्तखत करके देती है तो ये आपका हो सकता है। तारा ने राजू को अपने बातों में उलझाने की कोशिश की। बेटा, रचना कितनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मैं अब ये हिसाब किताब नहीं संभाल पाऊंगी। तू एक काम कर, इन कागजात पर दस्तखत कर दे और सारी ज़मीन अपनी पत्नी के नाम कर दे। देख, तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, कब तक मैं सब संभालूंगी? मेरे आंखों के आगे अगर तू ये ज़मीन सब उसके नाम कर देगा तो मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। पर माँ, ये सब उसके नाम करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ। पर कुछ नहीं, तू जल्दी से दस्तखत कर और मेरे बहू के नाम सारी संपत्ति कर दे। देखा रचना, माँ कितनी अच्छी है और तुम हो कि उन्हीं को गलत समझती थी। जरूर सासू माँ के मन में कोई साजिश चल रही है। रचना को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि तारा देवी आखिर ये सब कर क्यों रही थी। तारा दीदी, राजू ने तो दस्तखत कर दिए, पर अब रचना से कैसे करवाओगी? तो बस देखता जा जीत, थोड़ा सा तो सब्र कर ले।
राजू को हर शाम दूध पीने की आदत थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए तारा देवी, राजू ये ले दूध पी ले। बहू जरा मेरे साथ रसोई में तो आना। रचना राजू के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने सास के साथ रसोई में चली गई। ले बहू ये पकड़ जहर की शीशी। क्या जहर? क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहू जहर मैंने दूध में मिलाया है जिससे राजू अब तक पी भी चुका होगा। दीदी मैंने उस रूम में ताला लगा दिया है, अब आराम से राजू आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। चाबी दीजिए मामा जी, चाबी दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। ना 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 मेरी बहू इतनी जल्दी नहीं, पहले दस्तखत कर। लाओ जल्दी लाओ। ये लो यहाँ कर दो। रचना ने तुरंत दस्तखत कर दिए। चाबी दीजिए। रचना भागते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजू अपनी माँ को ही ढूंढ रहा था। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हम अभी अस्पताल चलते हैं। मैं माँ के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। आज पहली बार तारा देवी की आंखों में राजू के लिए पश्चाताप के आंसू थे। राजू को जल्द ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने राजू का ऑपरेशन किया और फिर अब राजू जी खतरे से बाहर है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। राजू मुझे माफ कर दे बेटा, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ गलत करते आई हूँ। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, माफ कर दे मुझे। माँ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू ही मेरी माँ है, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ क्या नहीं मुझे जानना ही नहीं है माँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा लाडला बेटा, बस।